सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का विषय लिया हूँ मैं एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस जो भी है। कई मैसेज वगैरह आए, मैंने एक पोस्ट पढ़ा है जो कोई हमारे शायद सर्विंग पर्सन ने सर्कुलेट कर रखा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बताऊँ, 2 दिन पहले एक सर्विस पर्सन जो 19 साल सर्विस कर चुका है, उनका कैटेगरी है डिसेबिलिटी है, घुटने से जो है दर्द हो रहा है करके बता रहा था। मुझे एक मैसेज दिया था उन्होंने कि उनको पेंशन जाना है करके। तो मैंने वो मैसेज, क्योंकि अभी जो हाल ही में मैं शिलोंग में जाते वक्त रिकॉर्ड्स के जो ऑफिसर हैं, SO1 कॉलोनल रिकॉर्ड सभी के नंबर मेरे पास है। SO1 पेंशन एनी ब्रांच के सर को मैंने फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने तुरंत जो है उस इंडिविजुअल का नंबर भी मैंने उनको फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने इंडिविजुअल को कांटेक्ट किया है और मुझे बताया कि मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो भी है मैं आपको बताऊंगा। कहने का अर्थ ये है, देखिए जो सर्विंग पर्सन है, 11 तारीख जब लाइतकोर में आरएसआ का कॉन्क्लेव चल रहा था, तो मैं लाइव मुखरा जाके रिकॉर्ड ऑफिसरों से मिला। और एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल सर थे जो SO1 पेंशन वगैरह जो डिसेबिलिटी के बारे में देखता है, उन्होंने मुझे कहा, जो लीगल का, उन्होंने आधा घंटा मैंने चर्चा किया केवल डिसेबिलिटी जो पेंशन जो उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो पुराने केसेस हैं, जैसा मुझे भी पता है, जो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है, पहले काफ़ी गलती हुआ है, और इवन जो है बुलेट इंजरी को भी नॉर्मल पेंशन दे के भेजा है। ऐसे केसेस काफ़ी अभी आगे आ रहा है, और उनमें भी काफ़ी जो है पेंडिंग वगैरह चल रहा है पैसे, और इन्होंने डिमांड किया है। जहाँ तक सर्विस पर्सन का है, उन्होंने मुझे कहा अभी जो भी पेंशन जा रहे हैं उनका प्रॉपर मेडिकल करना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो मैं सर्विंग पर्सन से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है इसके ऊपर घबराइए मत। जो भी आपका एट्रीब्यूटेबल जो भी है, जब आप पेंशन जाएंगे, आपका जो इंटाइटल्ड है, जो भी पेंशन है, डिसेबिलिटी है, वन टाइम ग्रांट जो भी है, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने एक मैसेज देखा था, देखिए मैं मैसेज में पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, देखिए, एनपीएस साथियों को NSDL/CRA, मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, द्वारा यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए ईमेल भेजे जा रहे हैं। आप यूपीएस का विकल्प बिल्कुल भी न चुनें। यूपीएस के नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, यूपीएस चुनने के बाद आप कभी भी यह विकल्प परिवर्तित नहीं कर सकते, फिर आप ओपीएस की मांग नहीं कर पाएंगे। यानी कि उसने नोटिफिकेशन का भी दिया है एक कॉपी इसमें, अध्याय 2 करके, जिसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद 3 महीने के समय दिया गया है उनको विकल्प चुनने के लिए, ऑप्शन चुनने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक ये आसाम राइफल का संबंध है, मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, जो भी पॉलिसी निकाले हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप असम राइफल बिल्कुल 190 साल पुराना फौज है, जो कंप्लीट आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। पहले भी करता आ रहा था, और आज के दिन जैसे JNK में इवन सेक्टर हेडक्वार्टर भी है। हाल ही में 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जो कि हमारे सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर साहब जो है प्रेस को बता रहे थे। वह जो कंप्लीट आसाम राइफल में डेपुटेशन है, हमारा जो है सेक्टर कमांडर है। देखिए, इसमें जो है कोई शक नहीं है कि असम राइफल कंप्लीट आर्मी के अंदर काम हो रहा है। और जो भी इन्होंने जो 1985 में, मैंने बार बार बताता हूँ मेरे वीडियो में, 25 सितंबर 1985 को जो AOB रूल उन्होंने चेंज करके असम को, जो असम राइफल को पुलिस का हेड में बना के, जो उसी वर्ष का एक डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें पुलिस करके असम राइफल सबसे ऊपर है, BSF CRPF वगैरह लिखा गया था। और 4th सेंट्रल पे कमीशन जब लागू होता है 1 जनवरी 1986 से, हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल जो है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आज तक चल रहा है। तो सरासर अन्याय है, मैं कहता आ रहा हूँ। इसी बीच जो है, इसी के बेस में हम लोग काम कर रहे हैं। केस पड़ा है ड्यूल कंट्रोल के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी भी जो मैं गया था टूर में, जो भी डीजर सर के साथ जो मीटिंग हुआ है, मैं अभी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार कर रहा हूँ, उस पर भी यही जोर दिया गया है कि असम राइफल को कंप्लीट बेनिफिट मिले जो कि इंडियन आर्मी को मिलता है।
और जो भी इसमें जो है देखिए सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो है इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिसी मैटर बनाते हैं, बिना किसी स्टडी के असम राइफल का जो है रियल जो काम जो कर रहा है ग्राउंड में, उसको बिल्कुल सही ढंग से स्टडी न करते हुए ये जो डिसीजन लिया है। और जहाँ तक 1 अप्रैल 2004 के बाद नेशनल पेंशन स्कीम जो भी किया है कि जो भी 1/1/2004 और उसके बाद जो हम लोग 50 के नाम से जानते हैं, असम राइफल में करीब 42,000 से भी ज़्यादा हो चुका है अभी, उनके बारे में जो ये बताया गया कि उनको ये मिलेगा। फिर अभी यूपीएस के बारे में एक नोटिफिकेशन निकला है। मैं कहता हूँ सरासर सरकार से, यदि प्राइम मिनिस्टर है या जो भी है होम मिनिस्टर है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी ये स्कीम बनाते हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम बनाया है वो है सिविल एम्प्लॉयज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जो 60 साल तक नौकरी करते हैं, जो 60 साल के बाद अभी जो यूपीएस में एक गारंटेड पेंशन बताया गया है, 25 साल सर्विस करने के बाद उनको गारंटेड पेंशन मिलेगा, लेकिन उनको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक उनका 60 साल का उम्र नहीं होता है। देखिए, जबकि ज़्यादातर लोग असम राइफल हो या सीएपीएफ हो, असम राइफल का जहाँ तक संबंध है कंटिन्यू वो कहाँ पे काम करता है, फील्ड एरिया में। चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए या तो जेएनके ले लो, जहाँ कहाँ भी जहाँ युद्ध हो रहा है, सीआईसीटी ऑपरेशन करना है, वहाँ पे असम राइफल करता है। उनके लिए कोई पीस स्टेशन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में 60 साल तक सर्विस करना काफ़ी मुश्किल है। अभी मैं जो गया था, कई सारे जो मैंने मीटिंग किए, हर जगह जो मेरे सदस्य जो आते थे रिटायर्ड पर्सन, उनको बिल्कुल यंग नज़र आता था। जालुकी में जो कंप्लीट उसी इलाके के हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पेरेंट में आते हैं, 60-70 लोग जो वहाँ पे आए थे, बिल्कुल यंग है, जैसे लग रहा है कि वो अभी सर्विस कर रहा है। तो वह भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में होने के बाद भी 60 साल तक करता नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये जो पॉलिसी जो बनाते हैं लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक 25 साल सर्विस करके 18 साल में भर्ती होता है, 43 साल का उम्र चलिए जब जाता है, गारंटेड तो है पेंशन यूपीएस में दे रखा, लेकिन 17 साल तक रोटी पानी, और यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको एजुकेशनल फीस कहाँ से लाएंगे हमारे जवान? ज़रा इस पर गौर कीजिए। वैसे कोर्ट में मामला है हमारा, इसलिए इनको थोपा नहीं जाना चाहिए असम राइफल के ऊपर। जो ये एनपीएस जो अभी यूपीएस जो बोल रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो भी है, थोपो मत। फौज जो है हमेशा सिविल से कुछ अंतर में रखना चाहिए। जैसे डिफेंस पर्सनल है, जैसे हम तो इंडियन आर्मी से तुलना करते हैं। इंडियन आर्मी जो भी ड्यूटी कर रहा है अभी जेएनके में, देखिए पूरा वही ड्यूटी तो हम भी कर रहे हैं असम राइफल के लोग। तो इनको जो है उनसे अलग रखिए। जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम का संबंध है, जब ये निकला था तो दिल्ली हाई कोर्ट से जो है उन्होंने जीत के भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइस है। जो भी है ओपीएस के बारे में भी मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि असम राइफल के जवान जो बिल्कुल ईमानदार से इन आर्मी लीडरशिप पर, आर्मी ट्रेनिंग के ऊपर, आर्मी इथोस जो भी इंडियन आर्मी का है उनके ऊपर जो भी कार्य करने की जो क्षमता है, जो कंप्लीट उनका जो नेचर है, जो ट्रेनिंग सेंटर में कंप्लीट उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, यह कहकर कि वो पुलिस है, बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी कर रहा है, पुलिस है करके जो बोल रहा है वो सरासर गलत है। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम भी दबाव देंगे, कोर्ट का मामला है। मुझे पूरे 100% मुझे विश्वास है, जो हमने एनेक्चर वगैरह प्रोड्यूस किया है, कि इंडियन आर्मी का पूरा बेनिफिट A to Z असम राइफल्स पर्सनल को मिलना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों को एक एडवाइस देता हूं, जो सर्विस पर्सन है इसमें अफेक्टेड, ऐसे आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। आप ड्यूटी पर जेएनके हो, कहीं भी हो, 100% ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार करते रहिए। जो भी है, जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, अंत में आपको बेनिफिट होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इतना कहते हुए आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सुबेदार वीटी नायर। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।